एक बार की बात है। एक घने जंगल में नाला नाम की एक ब्लैक पैंथर रहती थी। नाला के काले रंग की वजह से कोई भी जानवर उससे दोस्ती नहीं करता था और आए दिन सब उसका मजाक बनाते थे। एक दिन जब नाला जंगल में घूम रही थी, तभी उसे उसके कुछ पड़ोसी दोस्त दिखाई देते हैं। नाला उन्हें जाकर कहती है, कैसे हो दोस्तों? ये सुन के हाथी कहता है, दोस्त? कौन दोस्त? फिर वहीं खड़ा चीता कहता है, हाँ, हम तुम्हारे दोस्त नहीं हैं। पर क्यों? मैंने ऐसा क्या कर दिया जो कोई मेरे साथ बात करना नहीं चाहता? ये सुन के गीदड़ कहता है, तुम बहुत काली हो, तुम्हें देख के घिन आती है। हाँ, तुमसे दोस्ती तो दूर, हम तुम्हारे सामने खड़े भी नहीं होना चाहते। चलो दोस्तों, हम कहीं और चलते हैं। नाला को अपने बारे में ऐसा सुन के बहुत बुरा लगता है। नाला फैसला करती है कि अब वो जंगल छोड़ के हमेशा हमेशा के लिए दूर चली जाएगी। अब मैं कभी भी किसी से बात नहीं करूंगी। कोई मुझसे प्यार नहीं करता। मैं बहुत दूर चली जाऊंगी। थोड़ी दूर जंगल में जाने के बाद नाला थक जाती है और एक पेड़ के नीचे आराम करने के लिए रुक जाती है। लेकिन तभी उसे पत्तों में ढके हुए 3 सफेद शेर के बच्चे मिलते हैं। अरे, ये तो सफेद शेर के बच्चे हैं। इन्हें यहाँ किसने छोड़ा? कितने प्यारे बच्चे हैं। माँ, माँ, माँ। माँ? पर बेटा, मैं तो... आप हमारी माँ हो। माँ, माँ। इतने घने जंगल में ये बच्चे बेचारे अकेले हैं। अगर मैंने इन्हें यहीं छोड़ दिया तो भूख से ये सारे बच्चे मर जाएंगे। नहीं नहीं, मैं इन्हें नहीं छोड़ सकती। नाला शेर के बच्चों को अपने साथ ले जाती है। नाला एक माँ की तरह शेर के बच्चों का ख्याल रखने लगती है। धीरे धीरे शेर के बच्चे बड़े हो जाते हैं। शेर के बच्चे अब नाला को ही अपनी माँ मानते थे और सारे बच्चे नाला का बहुत ख्याल रखते थे। एक दिन जब तीनों शेर शिकार पे गए होते हैं और नाला अपनी गुफा में अकेली होती है, तभी नाला के घर के पास से कुछ भूखे हाइनास गुजर रहे थे। उनमें से एक हाइना कहता है, अरे भाई, बहुत भूख लगी है। मेरे पेट में भी चूहे कूद रहे हैं। कोई शिकार नहीं दिख रहा। मैं तो इतना भूखा हूँ, किसी को भी खा जाऊंगा। तभी उन हाइनास को नाला अपनी गुफा के बाहर सोती हुई दिखती है। अरे वाह, मिल गया शिकार। चलो चलो, चलो। हाइनास नाला को चारों तरफ से घेर लेते हैं। तभी नाला की नींद खुलती है। अपनी चारों ओर हाइनास को देख नाला बहुत डर जाती है। मुझे छोड़ दो। कहाँ से खाना शुरू करूं? कहीं से भी शुरू करते हैं, मुझे बहुत भूख लगी है। हाइनास नाला पे हमला कर देते हैं। नाला हाइनास से लड़ते हुए अपनी जान बचाने की कोशिश करने लगती है। तभी वहाँ नाला के तीनों बच्चे आते हैं और अपनी माँ को मुसीबत में देख तीनों शेर हाइनास से लड़ने लगते हैं और उन्हें मार देते हैं। माँ, तुम ठीक तो हो ना? शुक्रिया बच्चों, अगर आज तुम लोग नहीं होते तो ये हाइनास मुझे जिंदा नहीं छोड़ते। फिर नाला का दूसरा बेटा उससे कहता है, आप फिक्र मत करो माँ, हमारे होते हुए आपको कोई कुछ नहीं कर सकता। हाँ माँ, आज के बाद हम आपको कभी अकेला छोड़ के नहीं जाएंगे। नाला अपने बच्चों से गले लगती है और ये सोच के बहुत खुश होती है कि आखिरकार उसे इस घने जंगल में कोई अपना मिला। इस तरह नाला अपनी पूरी जिंदगी अपने बच्चों के साथ खुशी खुशी बिताती है। रेल पटरी पर नागिन का घर। शांतिवन अपने नाम जैसा ही एकदम शांत और सुंदर जंगल था। वहाँ के सारे जानवर एक दूसरे के साथ घुल मिल कर रहा करते थे। वहाँ का राजा कोई शेर या बाघ नहीं, बल्कि एक इच्छाधारी नागिन थी जो बहुत न्याय प्रिय थी और हर मुसीबत से अपने जंगल वासियों को बचाया करती थी।
जंगल में इस साल सावन का उत्सव जोरों शोरों से चल रहा था। सारे जानवर मिलजुल कर उसे मना रहे थे कि तभी एक बंदर हांफता हुआ वहां पर पहुंचा। शांत हो जाओ, बंद करो ये नाचना गाना। क्या हुआ बंदर, इतने डरे हुए क्यों लग रहे हो और सबको खुशियां मनाने से क्यों रोक रहे हो? ले आया होगा फिर कोई बुरी खबर। इसकी तो आदत बन गई है, ना जाने कहां कहां से क्या बातें सुनकर आता है और हमें डराता है। अरे इस बार की खबर बिल्कुल पक्की है, अगर तुम लोग सुनोगे तो तुम्हारे पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। ओहो, अब इतना नाटक करना बंद करो और सीधे सीधे बताओ कि बात क्या है। बंदर उन्हें बताता है कि उसने जंगल के पास कुछ इंसानों को घूमते हुए देखा और उनकी बात को भी सुना। पूरे जंगल में एक बंदर ही ऐसा था जो इंसान की बातें समझ पाता था। वो लोग आपस में इस जंगल में रेल की पटरी डालने के बारे में बातें कर रहे थे, जिसके लिए वो जंगल से सारे पेड़ पौधे तोड़ने वाले थे ताकि पटरी बनाने के लिए खाली मैदान मिल सके। ये सब सुनकर सारे जानवर डर गए। अगर उन्होंने सारे पेड़ पौधे तोड़ डाले तो हम रहेंगे कहाँ? हमारे पास ना घर रहेगा और ना ही खाने के लिए कुछ। मैं अपने बच्चों को लेकर कहाँ जाऊंगी? आने दो उन इंसानों को, एक एक करके शिकार कर उन्हें वहाँ से भगा दूंगा। तुम सब भी मेरे साथ दो, हम उन्हें यहाँ से भगा देंगे। शांत हो जा भालू, ऐसे गुस्से से काम नहीं चलेगा। हमें शांति से सोचना पड़ेगा। अगर हम लोग उन पर हमला करेंगे तो वो पेड़ पौधों के साथ साथ जानवरों का भी शिकार करेंगे। उस हिसाब से तो हम उनके सामने एक दिन भी नहीं टिक पाएंगे। अभी हमारे पास ये मौका है कि हम ये जंगल छोड़कर कहीं और चले जाएं, या तो किसी दूसरे तरीके से इंसानों को रेल की पटरी बनाने से रोके। नागिन बिल्कुल सही कह रही है, और उसका घर तो ठीक उसी जगह पर है जहाँ से रेल की पटरी की शुरुआत होने वाली है। सबसे ज्यादा खतरा उन्हीं के घर पर है। अब नागिन जो फैसला लेगी हम सबको वही मंजूर होगा। हाँ, हमें मंजूर होगा। ठीक है, मुझे सोचने के लिए थोड़ा वक्त दो। तब तक सारे पक्षी जाकर सारे जानवरों के रहने के लिए दूसरी जगह ढूंढो। अगर हम इंसानों को रोकने में नाकाम रहे तो हमें दूसरी जगह की जरूरत पड़ेगी। सारे जानवर चिंता में डूब चुके थे, पर उन्हें अपनी नागिन पर पूरा भरोसा था। उन्हें पता था कि नागिन किसी न किसी तरह इंसानों को उनका जंगल तोड़ने से रोक लेगी, और यहाँ नागिन भी सोच में डूब गई। बंदर की तरह उसे भी इंसानों के बारे में काफी कुछ पता था, और वो उनकी भाषा भी समझ और बोल पाती थी। अगर इंसानों ने कुछ ठान लिया है तो वो उस चीज को करके ही रहेंगे। अब मैं उन्हें जंगल तोड़ने से कैसे रोकूं? कौन सी बात है जिससे वो डर जाएंगे? इंसान तो सिर्फ अपने भगवान से और उनके गुस्से से डरते हैं। उन्हें शगुन अपशगुन में काफी विश्वास है। मैं उनके इसी विश्वास का फायदा उठाऊंगी और उन्हें डराऊंगी। अगर उन्हें किसी भी तरह से कुछ अपशगुन के संकेत दे दूं, तो वो जंगल तोड़ने का विचार अपने मन से निकाल देंगे। हाँ, यही सही रहेगा। इससे किसी भी जानवर को जंगल छोड़कर नहीं जाना पड़ेगा और जान का खतरा भी नहीं होगा। नागिन बड़ी ही चतुर थी। उसने इंसानों के डर को ही अपना हथियार बनाने की ठान ली। देखते ही देखते इंसान ने भी रेल की पटरी का काम शुरू कर दिया। इसके लिए वो गाड़ियां भर भर के वहां सामान ले आए, लेकिन आए दिन उन्हें उस सामान के पास नाग देवता के दर्शन होने लगे। किसी भी इंसान में नाग देवता की हत्या करने की हिम्मत नहीं थी। जो भी मजदूर पटरी का काम करने या फिर पेड़ काटने वहां आता, नाग देवता के दर्शन के बाद वहां से बिना काम किए ही निकल जाता। एक भी दिन ऐसा नहीं गुजरा जब कम से कम एक पेड़ को काटा गया हो। हर कोई नाग देवता के दर्शन पाकर वहां से निकल जाता। अगर कोई उसे काटने की कोशिश भी करता तो नागिन इंसानों की आवाज निकालकर आकाशवाणी कर देती। पास में ही नागिन का घर जो था, उसे देख इंसानों को पूरा यकीन हो जाता कि यहाँ नाग देवता का वास है, और वहीं से नाग देवता लोगों को आगाह कर रहे हैं। तो दूसरी ओर नागिन के कहने पर बाकी के जानवर इंसानों द्वारा लाया गया सामान चुराकर ले जाते और उन्हें कहीं छुपा देते हैं। बार बार लगातार ऐसा ही होता रहा, जिस वजह से इंसान काफी परेशान हो गए। मूर्ख इंसान, ये नाग देवता का जंगल है। अगर इसे काटोगे तो नाग देवता तुम पर रुष्ट हो जाएंगे और तुम्हारे पूरे परिवार का नाश होगा।
ऐसी आकाशवाणी सुनकर इंसान डर जाते। उन्हें यकीन हो जाता है कि ये नाग देवता की ही आवाज है, और अगर नाग देवता की बात ना मानी जाए तो सच में उनके परिवार खतरे में पड़ सकते हैं, और इसी वजह से वो काम छोड़कर चले जाते हैं। ऐसा काफी दिनों तक चलता रहा। अब इंसानों में ये बात फैल गई थी कि ये जंगल नाग देवता का है। जो भी इसे काटने की कोशिश करेगा वो मर जाएगा और उसका परिवार भी नहीं बचेगा। इसलिए कोई भी वहां पर आने की हिम्मत नहीं करता, बल्कि उन्होंने नागिन के घर को देवता का मंदिर ही घोषित कर दिया, और कभी कभार डर के मारे वहां पर दर्शन करने आते और चढ़ावा भी चढ़ाते। ये देखकर जानवर भी इंसान की मूर्खता पर हंसने लगे और नागिन की चतुराई पर खुश होने लगे। ये इंसान खुद को बड़ा ही होशियार समझता है, पर देखो हमारी नागिन ने कैसे बुद्धू बनाया। आकाशवाणी सुनकर कुछ इंसानों को तो मैंने डर से कांपते हुए देखा। खुद के परिवार की जान की चिंता है इनको, पर हमारे परिवार का क्या? बेझिझक जंगल काटते जा रहे हैं। पर इन सब चक्कर में मेरा जीना तो मुश्किल हो गया। मेरे बेचारे घर को इन इंसानों ने मंदिर बना दिया। ना मैं चैन से कहीं जा सकती हूँ और ना कहीं आ सकती हूँ। लगता है अब मुझे दूसरा घर ढूंढना होगा। रेल की पटरी का काम तो वहीं पर रुक गया। नागिन की होशियारी से इंसानों में एक डर सा बैठ गया, और वो उस जगह पटरी बनाने की बजाय नाग देवता का मंदिर बनाने लगे। एक दिन नागिन भी चुपके से अपने घर से बाहर निकली और किसी और जगह पर अपना घर बना लिया। बेवकूफ इंसान उस खाली घर को नाग देवता का निवास समझकर भक्तों की तरह पूजने लगे। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि कभी कभी सामने वाले को उसी की भाषा में समझाना पड़ता है,